वो इंसानों के मुर्दों को काट के, उनके दिल को निकाल के, उनकी जो नसें हैं उसको देख देख के जेल में, ओके, प्रिजन के अंदर एक पर्सन को पाया जो वैसे ही सकल सूरत वाला था, जो सकल से बदमाश धोखेबाज लग रहा था। इस वीडियो में जो पॉइंटर्स मैं शेयर करूंगा उसकी एक पीडीएफ फाइल भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। हे फैमिली, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची, महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची। एंड एक चीज आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं दुनिया में, किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ आर्ट में नहीं, किसी भी फील्ड में हो, उन सब के कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। ओके, कुछ चीजें ऊपर नीचे, कुछ उनकी बातें ऊपर नीचे चेंजेस होती हैं, लेकिन बेस लेवल पे कुछ उनके जो थॉट्स होते हैं वो लगभग सभी के बराबर होते हैं। और जब हम उनको समझ जाते हैं तो हमें वो चीज अपने अंदर डेवलप करने के अंदर कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे हम वो डेवलप करते जाते हैं ऑटोमेटिकली हम ग्रो करते चले जाते हैं। पिछला वीडियो मैंने आर्ट फिलोसफी का बनाया था जॉन एफ कार्लसन के ऊपर, और वो बहुत ही कमाल का आप सबका रेस्पॉन्स रहा और बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग रही कि आप सबको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट के ऊपर स्पेशली मैं उनके थॉट्स, उनकी जो बातें हैं वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं करूंगा कि लियोनार्डो दा विंची कब पैदा हुए, कब मरे, उनका ये फैक्ट्स, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो तो आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। ओके, मेनली हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिसको हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बातों में, अपने जो डेली हैबिट्स है उसमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। लियोनार्डो दा विंची की फिलॉसफीज, उनकी लाइफ को देखने के बाद कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो नजर में आते हैं, जो विंची फील करते थे अपने टाइम में कि ये चीजें होनी चाहिए, या उनके अंदर ये चीजें थी, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, सो दैट हम भी अगर सक्सेसफुली आगे चल के काम करना चाह रहे हैं, आर्ट के फील्ड हो या किसी भी फील्ड में ये चीजें लागू होती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर ऑल द प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जितने भी एस्पायरिंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो आगे चल के प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनेंगे, जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं, जितने भी आर्ट के फील्ड के लोग हैं, उनके लिए ये सारी बातें लियोनार्डो दा विंची से सीखने लायक हैं। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। प्लस एक और चीज़ कि इस वीडियो में जो पॉइंटर्स मैं शेयर करूंगा उसकी एक पीडीएफ फाइल भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, सो दैट आप उसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। और पर वो पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा। सो मेक श्योर कि ध्यान से सुनिएगा, सो दैट आपको पता चले कि वो पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी। ओके, शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहला पॉइंट लियोनार्डो दा विंची की फिलॉसफी का, जो उनकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी लियोनार्डो दा विंची की लाइफ का जो नंबर 1 पॉइंट है, क्यूरियोसिटी। हर चीज सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑब्जर्व करना साइंटिफिक अप्रोच की तरफ। ओके, वो नेचर में निकलते थे तो क्यों है ऐसा नेचर, ऐसा क्यों है, ऑब्जर्व करते रहना। ये जो क्यूरियोसिटी है वो एक सबसे बड़ा उनके पास टूल था, एक सबसे बड़ा उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो लियोनार्डो विंची को महान लियोनार्डो दा विंची बनाता है, क्योंकि वो सीखते रहते थे। देखो, सीखना काफी नहीं है, सीखने की इच्छा होना जरूरी है। आज के टाइम पे 99% जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं है उनके अंदर। और ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, सीखना और सीखने की इच्छा होने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है और आप सीख रहे हो, तब आप रियल में सीख रहे हो। लेकिन आप सिर्फ अगर सीख रहे हो और अगर आपकी इच्छा नहीं है सीखने की, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आजकल लोग स्कूल में, कॉलेजेस में इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि जाना जरूरी है, क्योंकि जाना मजबूरी है। और ऐसे लोग मैक्सिमम ग्रो नहीं कर सकते जो सिर्फ कॉलेज या स्कूल या अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जानना है कि वहाँ क्या सिखाया जा रहा है। और अगर आपकी सीखने की इच्छा है ना, और ऐसा पर्सन जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, तो उसको कोई चीज रोक नहीं सकती। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं कि सर मैं तो गांव में रहता हूँ, सर मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ, यहाँ तो कोई कुछ नहीं जानता, यहाँ तो अवेयरनेस नहीं है। ये सब सबसे बड़ा क्लोज माइंडसेट है और ये शो करता है कि यू आर नॉट क्यूरियस। ओके, बहुत ज़रूरी है कि ये वाली हैबिट, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप अपने अंदर डेवलप करो, कि आप देखो कि आप सीखने की इच्छा कितनी रखते हो। बहुत सारे लोग जैसे मैसेजेस करते हैं कि सर हमें आर्ट फील्ड में ग्रो करना है, हमें ना प्रोफेशनल बनना है, लर्निंग तो हम कर लेंगे। ओके, लर्निंग के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, इसमें क्या सीखा जाएगा, क्या क्या होता है, कैसे करेंगे, क्या क्या पॉइंटर्स हमें सीखने हैं, क्या क्या चीज़ों पे काम करना है, ये सारी कोई बात नहीं करता। हमें तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी ही नहीं दिखती है।
और वो चीज़ जब तक नहीं है तब तक आप सिर्फ एक अंधों के रेस में दौड़ रहे हो, बस कि सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं। नाइस। क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लियोनार्डो दा विंची से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है तो आप अपने समय से चल सकते हो, समय के हिसाब से चल सकते हो, आने वाले टाइम में जो चेंजेस आएंगे उनके हिसाब से ढल सकते हो, और ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी आर्टिस्ट आज के डेट में फेल हो रहे हैं, समझना इस चीज़ को, जितने भी आर्टिस्ट आज के टाइम पे फेल हो रहे हैं, दे आर नॉट क्यूरियस। क्यों नहीं है क्यूरियस? क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उनको आता है। ओके, एक बार समझना इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ड्राइंग पेंटिंग्स करनी है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यूरियस नहीं हूँ कि सोशल मीडिया क्या होता है, कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी एक चीज़ होती है, डिफरेंट फील्ड्स में आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, कि दुनिया भर में जो प्रोफेशनली आर्टिस्ट सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और भी क्या क्या चीज़ों पे काम करते हैं, क्या होता है पोजीशनिंग, क्या होता है मार्केटिंग, ये सब भी सुनने में आप बहुत सारे आर्टिस्ट पीछे हो जाते हैं, यार ये सब तो मेरे काम का चीज़ नहीं है, ये सब तो मेरे सोच के परे है, ये सब तो ऐसे नहीं। लेकिन लियोनार्डो दा विंची ऐसे नहीं थे। उनका ये था कि वो आर्ट भी करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि कहाँ पे क्या साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। इंजीनियर थे बहुत बड़े, ओके, एनाटॉमिकल स्टडीज जब वो करते थे तो वो सोचते थे कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ओके, आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे, तो हर चीज़ को वो स्टडी करते थे। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर हमें अपने अंदर क्यूरोसिटी लानी है और हमें सीरियसली कुछ बड़ा करना है अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में, तो क्यूरोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जितना डीपली आप समझो उतना इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। कि ये नहीं होता कि मेरे को तो इसमें मज़ा आ रहा है, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, क्या और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की, उनके टाइम की, लेकिन हम उनके टाइम को कॉपी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि पुराने आर्टिस्ट को हम उनकी बातों को, उनके थॉट्स को हम सोचते हैं कि हम रेप्लिकेट कर दें, कि वो दिन भर बैठ के ऐसे ऐसे करते थे, हम भी दिन भर बैठ के ऐसे ऐसे करेंगे। यही तो गलती है। यहीं पे तो हम ऑब्जर्वेशन नहीं सीख पा रहे हैं। सिर्फ कॉपी कर लेना कि सामने वाला दिन भर इस तरीके से काम करता था तो मैं भी उसके रूटीन को कॉपी कर लूंगा, वो बेवकूफ़ी है। रियल स्मार्टनेस ये है, रियल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सामने वाला, जैसे लियोनार्डो विंची की बात कर रहे थे, तो उनका अपना एक टाइम पीरियड था, ओके, उस समय का जो समय था उसके हिसाब से उनकी क्यूरियोसिटी ऐसी चीज़ों में रही थी। आज के टाइम पे अगर आपको आगे चल के काम करना है तो आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, एआई आ रहा है, एआई के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आप जरूर देखना, कि बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट आज के टाइम पे एआई से डर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी सीखनी चाहिए जो आपको एआई के परे ले जाएगी, जो आपको इस तरीके से रेलिवेंट रखेगी कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, तब भी आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहो जो आपको हेल्प करे ग्रो करते रहने में। तो वो क्यूरियोसिटी से ही आता है। सो स्टे क्यूरियस, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए लियोनार्डो दा विंची की लाइफ फिलॉसफी से। सेकंड पॉइंट लियोनार्डो दा विंची की फिलॉसफी का, कि रिश्ता आर्ट और साइंस के बीच का, आर्ट और साइंस के बीच के रिश्ते को लियोनार्डो दा विंची बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि आर्ट और साइंस अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। आर्ट में साइंस है और साइंस में आर्ट है। और यही चीज़ आप उनके बहुत सारे आर्टवर्क्स में भी देखेंगे कि वो किस तरीके से साइंटिफिकली किसी आर्टवर्क को अप्रोच करते थे, कि इसका मेजरमेंट्स ऐसे होने चाहिए, इसके प्रोपोर्शंस ऐसे होने चाहिए। और ये चीज़ आज के टाइम पे सभी लोगों को इसको मैं अगर आज के टाइम पे रिलेट करूं तो बहुत सिंपल एग्जांपल से आप समझो कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ। मान लो आप एक ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, तो वो आर्ट है, ओके, आप ऊपर से जो क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो थॉट्स हैं, जो कॉम्पोजिशन सेट कर रहे हो, वो सब आर्ट का पार्ट है। लेकिन वो कैनवस कैसा होगा, कलर का रिएक्शन उसमें कैसा होगा, कलर के जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कौन से वेदर में कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सब के पीछे साइंस है। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप सिंपल भाषा में समझ सको कि हर चीज़ को समझना, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है और साइंस में भी आर्ट होता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो रिश्ता है, इसको बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लियोनार्डो दा विंची। हाँ, बहुत सारे आर्टिस्ट को अगर आप देखोगे तो सबका अलग अलग अप्रोच रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ दा विंची की बात करूं तो वहां पे उनका साइंस के प्रति जो झुकाव था, साइंस के प्रति जो प्यार था, वो क्लियर कट दिखता है उनके आर्टवर्क्स में, उनके थॉट्स में, उनकी जो पूरी जर्नी रही है। भले वो इंजीनियर बने हो, वो जब वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, तो हर जगह उनका जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। और वो चीज़ शो भी करता है कि कोई पर्सन कितना ज़्यादा डीपली स्टडी कर रहा है किसी चीज़ को।
जैसे मैंने आपको ऑयल पेंटिंग एग्जांपल दिया कि आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ सिर्फ सरफेस लेवल पे काम करते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था क्यूरियोसिटी, और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है आर्ट और साइंस का रिश्ता, दोनों जुड़ रहे हैं और सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अगर क्यूरियोसिटी है तभी आदमी और सोचेगा कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। अगर कैनवस में फंगस लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अगर मैं टर्पेंटाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, लिंसीड ऑयल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो तभी आती है जब आप क्यूरियस होते हो समझने के लिए, और क्यूरियोसिटी से आप और जानने का इच्छा रखते हो, और जानने में अपनी जो काम है उसको और डीपली समझने की वजह से आप ये भी समझ पाते हो कि उस काम के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक अप्रोच है, वो चीज़ें क्या है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका क्या पर्सनल फेवरेट है आप कमेंट बताना। तीसरा जो पॉइंट है वो है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, ओके, सौंदर्य शास्त्र जो बोलते हैं इंग्लिश, ये खूबसूरती, एक टेस्ट डेवलप होना खूबसूरती के लिए। अब आज बहुत सारे आर्टिस्टों को मैं देखता हूँ, मतलब ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये चीज़ लियोनार्डो दा विंची से सीखने वाली चीज़ है, एस्थेटिक सेंस, ओके, ये सबके अंदर होना चाहिए। एक पर्सन कोई आर्ट का कंपटीशन करवा रहा था, उसने एक बैनर बनवाया, ठीक है, वो बैनर बनवाया जिसमें लिखा था कि ये चार्जेस होंगे, आपको ये प्राइज मनी मिलेगी। एक आर्ट का कंपटीशन चल रहा था, उसका बैनर इतना गंदा दिख रहा था, उसमें फॉन्ट्स अच्छे नहीं थे, उसके कलर की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं थी। हमें क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट हमारा काम है सिर्फ पेंट करना, ड्राइंग करना, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट का काम बहुत ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे इन आर्टिस्टों की फिलॉसफी को पढ़ के अपना माइंड भी आपको ओपन करने की जरूरत है कि आर्ट हर जगह है। ये वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो इसमें भी आर्ट है, ओके, कि बैकग्राउंड कैसा कलर होना चाहिए, या बैकग्राउंड कैसा सेट हो रहा है। कलर तो मैं बदल नहीं सकता बैकग्राउंड का, लेकिन मैं कैसे बैठूं कि बैकग्राउंड सही लगे, या मैं कपड़े जो पहना हूं ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं, या फिर यहाँ पे जो थोड़े से एडिटिंग होगी इस वीडियो में हल्की फुल्की, जो फॉन्ट्स आएंगे वो कैसे सूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जो थिंकिंग है ये एस्थेटिक सेंस के अंदर आता है। एक सेंस, यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं चल रही कि मैं ये फॉन्ट करूंगा ना तो ऐसे हो जाएगा, इसके लिए मुझे कोई कॉलेज जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक टेस्ट का डेवलप होना, टेस्ट डेवलप करने के लिए जो अच्छे अच्छे डिजाइन्स होते हैं, अच्छे अच्छे जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, अच्छे अच्छे जो विजुअल जो अपीलिंग सीन्स होते हैं, आप उन सबको देखते रहोगे तो आपका टेस्ट डेवलप होगा, और ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम आती है। और एस्थेटिक सेंस का एक बहुत बड़ा जो प्रमोटर थे, जो एस्थेटिक सेंस को बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, वो थे स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल। ओके, स्टीव जॉब्स का भी ये बहुत ज्यादा बिलीव था कि एस्थेटिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एस्थेटिक्स एक स्किल है, ये भी डेवलप की जा सकती है। हाँ, एक सेंस डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन डेवलप हो सकता है। कैसे? जो मैंने आपको बताया कि आपको अच्छे अच्छे डिजाइन्स, अच्छे पोस्टर्स हो गए, अच्छे ग्राफिक डिजाइन्स हो गए, उन सबको देखो, ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बेकार लग रहा है, क्या सुंदर है। इससे आपका कंपोजिशन स्किल तो डेवलप हो गई, एस्थेटिक सेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो, और एस्थेटिक सेंस हर जगह काम आता है। और एज एन आर्टिस्ट आपका अगर एस्थेटिक सेंस अच्छा नहीं है तो आपका इंप्रेशन इतना ज़्यादा खराब पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने जब इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था पिछले साल, वहाँ पे जाके आप उनके पोस्टर्स देखो, उनके डिज़ाइंस देखो, उनके फॉन्ट्स देखो, किस तरीके से वो डिज़ाइन किए गए हैं। बहुत सारे जो हमारे पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, आप उनको एक बार जाके देखो कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन किया जाता है। और जो हमारे ग्राफिक के हेड हैं सोहम शर्मा, जो मेरे परम मित्र भी हैं, तो उनका ये डिज़ाइन, उनका ये जो भी हमारा एडिटिंग वगैरह, जो भी पोस्टर डिज़ाइंस वगैरह होता है, कि वो करते हैं, और उनका एस्थेटिक सेंस देखना कि कितना कमाल का है। एस्थेटिक सेंस का बेहतर होना, खूबसूरत होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन ये कितना हाई लेवल स्किल है, ये कितना कितना ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको हर जगह इस्तेमाल होगा। अगर आप एक ऑनलाइन वीडियो बना रहे हो, अगर आप एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप कोई आर्ट टीचर अपनी क्लास की प्रमोशन करते हो तो वहाँ पे जो पोस्टर डिज़ाइंस होते हैं, आप अगर एड्स चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। सो एज आई मैंशनड, इस लेसन का फ्री ई बुक भी आपके लिए बनाया गया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सारे पॉइंटर्स को आप प्रीफर भी कर पाएंगे। वो ई बुक हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में शेयर किया जाएगा। इस व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, सो दैट इस व्हाट्सएप की कम्युनिटी का पार्ट बन पाए। एंड फ्यूचर में भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइमली पता चल सकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाएंगी, सो दैट आपको टाइमली वैल्यू मिल सके, आर्ट की कंटेंट की जानकारी मिल सके। तो इस व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो ई बुक है ये कल सुबह
इस कम्युनिटी में डाला जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप इस ई बुक के डाउनलोड होने से पहले व्हाट्सएप का कम्युनिटी का पार्ट बने रहते हैं तब ये ई बुक को आप देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आज रात 12 बजे से पहले आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकें। सो वीडियो आप कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिस्ट का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि सिर्फ वो ये देखे कि मैं कैनवस पे, पेपर पे क्या स्केचेस बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो तो जरूरी है, वो तो आपकी स्किल को डेवलप करने की जरूरी है, लेकिन एक सेंस, एक फीलिंग, एक एस्थेटिक्स का डेवलप होना, खूबसूरती की पहचान होना कि कौन सा कलर किस एनवायरनमेंट में अच्छा लग रहा है। ओके, लाल कलर अच्छा है, हरा कलर भी अच्छा है, लेकिन लाल और हरा को कॉम्बाइन करके जब आप एक पोस्टर में डाल देते हो तो बहुत ही भद्दा लगता है। ओके, तो डिपेंड करता है कि किस चीज को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो क्रिएटिविटी है कि किसको कैसे इस्तेमाल करूं, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करूं, किस जगह पे कैसा फॉन्ट इस्तेमाल करूं। अगर मैं एक न्यूज़पेपर के लिए कुछ आर्टिकल लिख रहा हूं जो बहुत ही सीरियस है और वहां पे मैं फंकी टाइप का फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा तो उसके एस्थेटिक सेंस के साथ मैच नहीं करेगा वो। अगर मैं एक बर्थडे पार्टी के लिए कुछ मैं एक फंकी सा कुछ बना रहा हूं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, वहां पे मैं बहुत सीरियस टाइपराइटर टाइप का फॉन्ट लिख दूंगा तो वो सूट नहीं करेगा। तो ये चीजें कहाँ पे कैसे सूट करती हैं, उन चीजों पे भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एस्थेटिक सेंस और ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते थे, बहुत ज्यादा बात तो क्या, हम उनको सुने नहीं है विंची को, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके बारे में जो पढ़ा गया, उनके बारे में जो लिखा गया, उन चीज़ों पे एक साफ साफ नज़र आता है, उनके आर्टवर्क्स में साफ साफ नज़र आता है कि कितना ज़्यादा वो एस्थेटिक्स के ऊपर बिलीव करते थे और कितना ज़्यादा इन चीज़ों को समझते थे, एस्थेटिक्स को समझते थे। फोर्थ पॉइंट उनकी फिलॉसफी से जो झलकता है वो है ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर एक समझ रखना। ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लियोनार्डो विंची, और वो खुद लियोनार्डो दा विंची खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण है ह्यूमन पोटेंशियल का, कि एक आदमी इतना महान आर्टिस्ट भी हो सकता है, इतना महान साइंटिस्ट भी हो सकता है, इतना महान आर्किटेक्ट भी हो सकता है। और इतना कुछ वो किए हैं अपनी लाइफ में, इतने सारी चीज़ों में उन्होंने मास्टरी हासिल की थी, इतने सारे फील्ड्स के वो मास्टर रहे थे कि वो खुद ये दर्शाते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल, एक इंसान की क्षमता कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी दूर तक हो सकती है, एक पर्सन का इंटेलेक्ट कितना उच्च दर्जे का हो सकता है। और ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही खूबसूरती से ना सिर्फ बोल के बल्कि उन्होंने ये चीज़ शो की है कि कितना कुछ किया जा सकता है एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन। तो ये चीज़ आज के टाइम पे हम सबको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि जब हम ये सोचते हैं कि हाँ 4 चीज़ें पढ़ ली या 4 चीज़ें जान ली या ड्राइंग के ऊपर ये चीज़ें हम कर तो रहे हैं और क्या ही करेंगे, आर्ट की फील्ड में सिर्फ इतना ही तो होता है। जब ये चीज़ें हम सोचते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा पोटेंशियल नहीं है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ें करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जो हमें समझना पड़ेगा कि इतना सब कुछ है। तब हमें फील होगा कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, हम बहुत ही इतने छोटे लेवल पे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। और ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, ये हमें ह्यूमन पोटेंशियल को, जो हमारी क्षमता है, उसको बढ़ाने में, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, इस चीज़ पे कि ह्यूमन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने पोटेंशियल जितना हमारी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये जो बिलीव था लियोनार्डो दा विंची का बहुत स्ट्रांग था और इसी के दम पे उन्होंने इतना कुछ किया, क्योंकि उनको पता था कि बहुत कुछ किया जा सकता है जितना पोटेंशियल हमें दिया गया है नेचर के द्वारा। इमेजिनेशन की पावर, इमेजिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लियोनार्डो दा विंची। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सब चीज़ को छोटा कर दे रहे हैं। ये जो महान कलाकार रहे हैं या जो भी महान व्यक्ति रहे हैं पास्ट के, उन्होंने एक चीज़ों को कितना ब्रॉडली समझा, कितना बड़े लेवल पे समझा। हम क्या करते हैं, छोटा सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन से ड्राइंग करना बस। अरे इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यूरियोसिटी मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा सा जानना है। क्यूरियोसिटी हर चीज़ में लागू होती है, हर चीज़ में। ओके, कि आप ये मोबाइल चला रहे हो तो इस मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करें, यहाँ भी क्यूरियोसिटी लागू होती है। ओके, ये लाइट मैंने इस्तेमाल किया तो लाइट को कैसे चलाते हैं या कहाँ कहाँ से मैं लाइट को लगाऊं तो बेटर रोशनी आएगी इस वीडियो में, ये भी क्यूरियोसिटी है। ओके, तो इमेजिनेशन का मतलब हम छोटा सोचते हैं कि हाँ हम हर दिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन से ड्रॉ करना आ जाएगा तो हम तो जादूगर बन जाएंगे। इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, हर चीज़ में इमेजिनेशन लागू होती है। भले आप ड्राइंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप बैठे हो, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो। देखो
जब एक वीडियो मैंने बनाई थी बहुत पहले कि आर्ट इज मोर लाइक ए बिजनेस एंड नॉट लाइक ए जॉब। तो अब बहुत लोग पूछते हैं कि हम सर समझ तो गए, 12th के बाद क्या करें, हम क्या करें, ये सब चीजें पूछते हो। देखो, आर्ट बहुत ज्यादा बिजनेस की साइड में है, कम जॉब की साइड में। हम जॉब की तरह के तरीके से आर्ट को देखने की कोशिश करते हैं, वो बिजनेस की तरह है। ओके, बिजनेस का गलत मतलब मत निकालना। बिजनेस का मतलब होता है कि हम उस चीज को अपने नजरिए से कैसे प्रमोट करें, हम आइडिया लगा के उसमें से कैसे अर्न करें। जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर आर्ट में ना जॉब कैसे करें, आर्ट में जॉब कैसे ढूंढें। ये इस चीज को दर्शाता है कि यू आर नॉट गुड एनफ टू इमेजिन थिंग्स, कि कितना कुछ इमेजिनेशन के थ्रू हो सकता है। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहना, इमेजिनेशन का मतलब ये कि उस चीज की पॉसिबिलिटी क्या है उसके बारे में एनालाइज करना इमेजिनेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये फील्ड है, हमारी फील्ड है ड्राइंग की, पेंटिंग की, इस फील्ड में इतने सारे लोग ये चीज कर रहे हैं। अब उन सभी चीजों को जब आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, जान लेते हो, तो उनके कॉम्बिनेशंस को मिला के आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं भी इस फील्ड में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं फील्ड में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे इस फील्ड में मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो अगर इस तरीके से अगर आपकी सोच डेवलप होती है, इमेजिनेशन आपका इस तरीके से डेवलप होता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुली काम कर पाएंगे एज एन आर्टिस्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आर्ट की फील्ड में स्कोप नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन सब फील्ड में जो हम सुनते हैं बाकी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, इस फील्ड में स्कोप नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस स्कोप को खोज पाने के लिए, उस स्कोप के बारे में सोच पाने के लिए जो हमारी माइंडसेट, हमारा जो थॉट प्रोसेस, हमारी जो एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति, वो कैसा है, वो सब चीज़ें दर्शाती है कि हम उस फील्ड में स्कोप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। स्कोप हर चीज़ में, प्रॉब्लम हम में होती है अगर हम स्कोप नहीं खोज पा रहे हैं। इतना सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी आप खुद सोचो कि आप दिन भर क्या क्या करते हो। आप ये वीडियो को भी बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इधर उधर टाइम पास कर रहे होंगे, व्लॉग्स देख रहे होंगे, ओके, कॉमेडी देख रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, उसके बाद बोलेंगे अचानक से उठ के कि आर्ट में स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में है। समझना पड़ेगा कि हम अपना दिन भर, हम जब खाली भी बैठे होते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं। कि आप खाली बैठ के ये सोच रहे हो कि यार वो स्कूल में तो वो लड़की मेरे को छोड़ दी थी, तो आप दिन भर वही सोचे जा रहे हो। आप खाली बैठे होते तो आप ये सोचते हो कि अगला एपिसोड कब आएगा, ये वाला ब्लॉगर का अगला एपिसोड आएगा, मैं तो देखूंगा, मजा आएगा। ये सब अगर आप सोच रहे हो तो सॉरी टू से माय फ्रेंड, आप आर्ट की फील्ड हो या किसी भी फील्ड में हो, आप स्कोप नहीं बना सकते। और बना भी लोगे तो बहुत छोटे लेवल पे 10-20 हज़ार की नौकरी करने टाइप का ही आप स्कोप बना पाओगे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपका दिन भर कहाँ जाता है। स्ट्रेस लेना और इमेजिन करना में दोनों में फर्क है। एक होता है हम स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं हो पा रहा, क्या करें, कैसे होगा। एक होता है कि इमेजिन करना बेस्ड अपॉन द नॉलेज, कि आप समझ रहे हो कि किस फील्ड में क्या क्या हो सकता है, कौन क्या क्या कर रहा है, आप इन्फॉर्मेशन नॉलेज ले रहे हो, सही तरीके से ले रहे हो, सही चीज़ों से ले रहे हो, और वहाँ पे आप फिर एनालाइज कर रहे हो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो कोई पर्सन यूट्यूब पे आता है तो आप सिर्फ ये सोचे कि मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा, स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। इसके विपरीत एक पर्सन है कि ये सोच रहा है मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ, इसका कारण क्यों है, क्यों बनाते हैं लोग यूट्यूब पे कंटेंट, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग, क्या होता है अपने आप को डेवलप करना, कम्युनिकेट करने में कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, क्या होता है अपने आर्ट स्किल के ऊपर काम करना और उस चीज़ को समझना भी इतना कि उस आर्ट को जो मैं बना रहा हूँ उसके पीछे की जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे की जो थॉट्स है, उसको भी मैं समझ पा रहा हूँ अपने लेवल पे पहले एटलीस्ट और नॉट। ये चीज़ें जो चल रही हैं हमारी ज़िंदगी में, दिन भर जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो समझाता है कि आगे चल के आप किस चीज़ में कितना आगे बढ़ पाओगे। लियोनार्डो दा विंची इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो इमेजिनेशन में रहते थे कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं और क्या बना सकता हूँ जो आने वाले पीढ़ियों तक काम आएगा। हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन, ओके, फ्लाइंग मशीन से बहुत ज़्यादा उनको फैसिनेशन था। चिड़िया को, बर्ड्स को देखते थे, उनकी विंग्स को देखते थे और उन सबको स्टडी करते थे, सोचते थे कि अगर ये उड़ सकते हैं तो क्या ह्यूमंस, इंसान नहीं उड़ सकते क्या, और तब जाके हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन, ओके, उन्होंने डिज़ाइन किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की, ओके, वाटर पंप हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे विपन्स, वॉर के जो विपन्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की थी कि ये ऐसा काम करेगा क्या, ये इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या इस तरीके से ये वर्किंग मैकेनिज्म इसका हो सकता है क्या। तो सोचते रहते थे कि क्या हो सकता है। उनके पास स्किल्स थी ड्राइंग की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। उस ड्राइंग स्किल से क्या वो ऐसे मशीन्स, ऐसी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की जो अगर बन जाए तो आगे चल के
जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। हम क्या सोचते हैं कि हमें आर्ट आ गया, हमें ड्राइंग आती भी नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि हम ड्राइंग को, पहले तो बहुत सारे लोग 99% ड्राइंग के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, और जो लोग करते भी हैं उनको लगता है कि बस ये यहीं तक सीमित है। जबकि हम ये नहीं सोचते हैं, जैसे मैंने अगर पिछले पॉइंट पे हम जाएं, जब हमने एस्थेटिक्स वाले पॉइंट के ऊपर बात की, तो हम ये सोचते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग में चीजें सुंदर लग रही हैं, लेकिन वो उसके बियॉन्ड चले जाती हैं, वो हर लाइफ से कनेक्ट हो जाती हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम एक आर्टवर्क में कॉम्बिनेशन फील कर पा रहे हैं, एस्थेटिक्स को समझ पा रहे हैं, तो वीडियो बनाते समय भी एस्थेटिक्स समझ में आएगा, एक पोस्टर डिजाइन करते समय भी एस्थेटिक्स समझ में आएगा, एक कंटेंट बनाते समय, कोई ग्राफिक डिजाइन बनाते समय भी एस्थेटिक्स समझ में आएगा। कोई एक मूवी देखने जाते हैं, अभी जो मूवी आई है क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, आप देखो कि कितना खूबसूरती से, वो कितना स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक सेंस है उनका, कि किस तरीके से वो चीजों को रखते हैं। एक और मूवी है हॉलीवुड की, जॉन विक नाम की, उस मूवी में आप एस्थेटिक सेंस देखो, हर सीन को स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीन को देखो कि कितना एस्थेटिक सेंस पे काम किया गया। ओके, समझो कि एस्थेटिक सेंस सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता है, वो फैल जाता है। कोई मूवी बना रहा है तो वहां पे एस्थेटिक सेंस चाहिए, कोई कंटेंट बना रहा है वहां पे एस्थेटिक सेंस चाहिए, कोई एक पोस्टर डिजाइन कर रहा है, ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, एस्थेटिक सेंस हर जगह चाहिए। इमेजिनेशन से ऊपर अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ इमेजिनेशन आपकी वर्क तक सीमित नहीं रहता है, वो फैल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आप अपनी करियर के ऊपर भी काम कर सकते हो, अपनी लाइफ में क्या करना है उसके ऊपर आप सोच सकते हो। हमारी टीम है, टीम को कैसे इस तरीके से जोड़ना है कि वो सही से काम कर सके, उस समय भी इमेजिनेशन काम आती है। क्या क्या प्लान्स हमें बनाने आगे चल के अपनी ग्रोथ में, वहां पे इमेजिनेशन काम आती है, तो वो फैल जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंसान के अंदर होने चाहिए, सिर्फ एक फील्ड के प्रति नहीं, बल्कि एक सोच में, जहां पे वो उस चीज को हर जगह लागू कर सके। और क्योंकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग काम आती है, तो इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इन सब के ऊपर फोकस करो, इन सब के ऊपर ध्यान दो, कि आप हर छोटी छोटी बात क्या किसी से पूछते रहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग इतने वाहियात सवाल भी पूछ लेते हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही सिंपल था। ओके, थोड़ा सा मेहनत करते तो आपको इजीली मिल जाता, लेकिन लेजीनेस, लोग आलसी भी होते हैं बहुत सारे, और वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत दुख देगी, बहुत पीछे ले जाएगी। ये समझो इस चीज़ को। बहुत बार ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि स्केचिंग को इम्प्रूव कैसे करें, उसके नीचे ही 2-4 लोगों ने कमेंट किया कि सर स्केचिंग को इम्प्रूव कैसे करें। मैंने बोला वीडियो एक बार आप ना वॉइस को ऑन करके देखना, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और ये देख के मुझे बहुत दुख भी फील होता है कि कहाँ थे हमारे महान लोग, किस लेवल पे थे, और हम किस छोटे छोटे लेवल पे फंसे पड़े हैं कि सर हम ना ये गांव में रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी एक गांव से निकल के यहाँ आया। अभी जहाँ पे हम रहते हैं ये भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, और जहाँ पे हम पहले रहते थे वो भी गांव जैसे ही था। तो कोई जगह का पाबंदी नहीं है। अगर आपको पता है कि इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट की कितनी बड़ी पावर है, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे एक्सक्यूज लेके बैठोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये टूल नहीं है, मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, तब आप समझना कि आप सिर्फ खुद से झूठ बोल रहे हो, किसी और से नहीं। ओके, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहला फुसला के बोलेंगे हाँ ये बात तो सही है, आपको सांत्वना देंगे कि हाँ ये बात तो सही है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे नहीं हो सकता, हाँ आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो ये 500 रुपये का मटेरियल आप इसको ले सकते हो। आपको बहलाने फुसलाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन कड़वा सच्चाई अगर आपको समझना है, और वही जिससे आपकी ग्रोथ होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जर्व करना, समझना कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप, और ना एक चीज़ मुझे बहुत बेकार सी लगती है जो हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया गया है कि सवाल पूछो, सवाल, कि जितना ज़्यादा हो सवाल पूछो। ये सबसे फालतू कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आज तक का। सवाल पूछना बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है, सॉल्यूशन खोजना इज सो मच अंडररेटेड। अगर हम सवाल पूछते रहेंगे फालतू के, बहुत सारे लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, आंसर सामने है, आंसर बुक में दिया हुआ है, आंसर सामने लिखा हुआ है, आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिल सकता है, लेकिन सवाल पूछते रहते हैं जबरदस्ती, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या। खुद भी तो ट्राई करो थोड़ा सा। अगर खुद नहीं ट्राई करोगे तो कभी भी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन ही नहीं सकते। और लाइफ चलती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने से। आर्ट की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, सवाल पूछने में माहिर ना हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। हाँ, ये चीज है कि सवाल पूछने चाहिए, पर क्या सवाल पूछना है, उस सवाल की क्वालिटी क्या है, वो डिसाइड करती है कि आप कितने अच्छे थिंकर हो। अदरवाइज आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हो ये दर्शाने के लिए कि मैं सवाल पूछता हूं। डोंट आस्क क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि मुझे सवाल पूछना है क्योंकि मुझे सवाल पूछना है। सवाल पूछो क्योंकि मैंने सर्च किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने डीपली स्टडी किया,
फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, अब आप ये चीज़ को बता दो काइंडली। ये चीज़ होता है सवाल पूछना। मगर मैं स्कूल में पढ़ रहा था और मुझे बुक में आंसर लिखा था, तो मेरी जो मैडम थी वो डायरेक्टली बोल देती थी कि उसमें लिखा हुआ है, पहले खोज। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मायूस हो जाते हैं, अरे सर मैडम तो बोले थे कि आप तो बार बार बताओगे, मैं तो बार बार डाउट पूछूंगा तो आप बार बार आंसर दोगे, फिर भी आप नहीं दे रहे हो। टीचर को गाली देते हैं, अरे टीचर ठीक बोल रहा है, तुम बेवकूफ़ हो कि तुम बार बार एक सवाल पूछ रहे हो जो तुम खुद सर्च करना चाहिए तुम्हें खुद। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आज के लोग, आज के स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं। और जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि सवाल पूछने से मैं होशियार बनूंगा, तो आप कभी नहीं बन सकते। सवाल पूछो, लेकिन सही सवाल पूछो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है लियोनार्डो दा विंची की लाइफ में, क्योंकि विंची खुद एक बहुत महान एक ऐसे उदाहरण है कि वो खुद ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते थे कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई। नो डाउट उनके पास भी मेंटर थे, नो डाउट वो खुद भी सीख रहे थे एक मेंटर के अंडर। बहुत चीज़ें वो गुरुओं से, अपने टीचर से सीख रहे थे। सीखते तो हर कोई है, लेकिन जब कोई चीज़ हम रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके अंदर डीपली ऑब्जर्व करें कि वो चीज़ें कैसी हो रही है, इससे पहले कि हम बेकार के सवाल, ऊपर सरफेस लेवल के सवाल सबसे पूछते फिरें। और ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो उनकी फिलॉसफी में को नज़र में आता है कि इंसान और कुदरत के बीच का रिश्ता, इंसान और कुदरत के बीच के रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीपली वो मानते थे। और उनकी जो फैक्ट्स हैं, जो स्टोरीज हैं, उनकी जो बातें हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही साफ साफ झलकती भी है। पक्षी जो पिंजरे में बंद रहते थे वो उसको खरीदते थे ताकि सिर्फ उन पक्षियों को वो आज़ाद कर सकें। ये चीज़ें उनके बारे में लिखी गई हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि कुदरत से उनको कितना लगाव था, कितना प्यार था, और वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा डीपली बिलीव करते थे। ऐसा उनके बारे में लिखा गया है कि वो वेजिटेरियन थे, वो जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। कुदरत के बीच समय बिताना उनको बहुत पसंद था। नेचर को बहुत स्टडी करते थे। नेचर और इंसान को कनेक्टेड वो मानते थे, और उन दोनों के बीच का कनेक्शन उनको एक इंस्पिरेशन भी देता था नेचर को और स्टडी करने का, नेचर को और बारीकी से समझने का। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा होगा उनके प्लांट्स को स्टडी करने का, एनिमल्स को स्टडी करने का, और ह्यूमन को भी स्टडी करने का, क्योंकि इन दोनों को, सबको वो कनेक्टेड मानते थे। और क्योंकि वो इनकी कनेक्शन को फील करते थे, तो इन चीज़ों में स्टडी करने में उनको और ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी। और ये चीज़ हमें आज के टाइम पे भी समझना होगा। पहला, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप ये सब चीज़ आप भी बिलीव करते होंगे, आपको भी नेचर से कनेक्शन डेफिनेटली फील होता होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर कि आप कितना कनेक्टेड फील करते हो नेचर से। और ये चीज़ मैंने पाई भी है कि जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स के लोग होते हैं ना, वो नेचर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी होगी, तो संदीप महेश्वरी सर ने भी बहुत बार ऐसा कहा है कि कितना सुकून फील होता है जब हम अपनी छत पे चले जाते हैं, किसी पहाड़ पे चले जाते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि हम एक नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं। जो कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट्स जिसके हिसाब से हमारी बॉडी बनी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बनी है, वो 5 एलिमेंट जो हमें दिख रहे होते हैं आसपास, जिसके जितने करीब हम फील रहते हैं, उतना ज़्यादा हम ओपन, उतना ज़्यादा हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो ये नेचर के बीच का जो कनेक्शन था, उसको वो बहुत ज़्यादा मानते थे। तो ये तो लियोनार्डो दा विंची की बात थी, और ये चीज़ हमारे सबके अंदर है भी कि नेचर के प्रति हमारा एक प्यार है। ऐसे और भी कौन सी चीज़ है जिसके प्रति आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो? आप कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये समझते हैं कि इंसान के बीच का जो रिश्ता है, एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में जो रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं, ये जो सोसाइटी बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ के ऊपर मैं सोचता हूँ। वैसे और भी कौन कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर आप सोचते हो, और जैसे जैसे आप सोचोगे वो चीज़ें आपकी असर डालेंगी आपकी लाइफ को जीने में, कि कैसे आप लाइफ अपना बिता रहे हो। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है किसी चीज़ के प्रति। जैसे लियोनार्डो दा विंची का ये जो बिलीफ था, ये जो उनका एक फिलॉसफी थी कि इंसान और नेचर, कुदरत कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें लियोनार्डो दा विंची की लाइफ में दिखती हैं हमें। उनका जानवरों के प्रति प्यार होना, उनकी नेचर को स्टडी करते रहना, उनके प्लांट्स की स्टडी करना, ओके, उनके एनिमल्स की स्टडी करना, ये सब जो नेचर के प्रति जो प्यार है उनके वर्क में दिखता है। वैसे ही बहुत सारे और भी आर्टिस्ट रहे हैं जिनका कुछ न कुछ चीज़ों के प्रति एक स्पेशल प्यार रहा है। जैसे कुछ आर्टिस्ट सिर्फ घोड़ों से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील करते हैं, कुछ आर्टिस्ट सिर्फ ट्रीज, ओके, पेड़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, कुछ आर्टिस्ट गाड़ियों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा भी होता है, ओके, उस गाड़ी में, उस मैकेनिकल चीज़ों में वो ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, तो उनमें वो ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, उनमें वो ज़्यादा
डीपली रिसर्च करते हैं। तो ऐसे और भी क्या चीज़ें हैं आप भी बताइएगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कौन सी चीज़ें जिससे आप ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, और जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते होंगे वो ऑटोमेटिकली आपका काम का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बन जाती हैं, आपके काम में वो नजर आती हैं। तो बताइएगा इन सब पॉइंट्स पे कमेंट सेक्शन में। कुछ पॉइंट्स मैं लियोनार्डो दा विंची के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। उनका जो ऑब्जर्वेशन था, ओके, उनकी क्यूरियोसिटी और जानने की इच्छा, उनका जो एस्थेटिक्स था कि कौन सी चीज कैसे रहेगी तो कितना सुंदर लगेगा, क्या लगेगा, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए उनके कुछ लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स भी हैं जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि एक इंसिडेंट उनके बारे में जो कहा गया है कि जब वो पेंटिंग बना रहे थे द लास्ट सपर, ओके, एक पेंटिंग है उनकी बहुत पॉपुलर पेंटिंग द लास्ट सपर, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि आखिरी बार जब वो जो जीसस थे वो खाना खा रहे थे और वहां पे उनको एक पर्सन चाहिए था, जूडस जो था, जिसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था। उस पर्सन को जब वो पेंट कर रहे थे, जब वो लास्ट सपर की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची बना रहे थे, उसमें जो जूडस था उसके चेहरे को लियोनार्डो दा विंची को एक दिखाना था कि ये धोखेबाज है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो बदमाश है। तो वो खोज रहे थे कि कैसे मैं ऐसा पर्सन, अब उस समय तो फोटोग्राफी होती नहीं थी, इतने सारे रेफरेंस इमेजेस थे नहीं, तो जो लियोनार्डो दा विंची रस्तों में घूमते थे कि ये पर्सन मेरा, ये जो पोर्ट्रे में कर रहा हूँ मैं, इसमें इस पर्सन को मैं गुस्से वाला, धोखेबाज, बदमाश दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा चेहरा वाला कोई पर्सन मुझे आसपास दिख रहा है क्या? तो वो घूमते थे, इस तरीके से ऑब्जर्व करते थे लोगों को कि किसका चेहरा मेरे इस कैरेक्टरिस्टिक वाले पर्सन से मैच कर रहा है। तो जूडस को जब वो पेंट कर रहे थे, जिसको उनको धोखेबाज दिखाना था, तो वो मिलन की स्ट्रीट्स में घूमते थे और वहाँ पे उन्होंने एक जेल में, ओके, प्रिजन के अंदर एक पर्सन को पाया जो वैसे ही शकल सूरत वाला था, जो शकल से बदमाश, धोखेबाज लग रहा था, और उसको फिर उन्होंने सामने बैठा के पेंट किया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में जो बहुत ही आपको एक हिंट देंगे कि किस लेवल पे वो काम करते थे, या किस तरीके से वो सोचते थे, या कितना डीपली अपने वर्क को स्टडी करते थे, या कितना डीपली वो चाहते थे कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो दूसरों से, लोगों से कनेक्ट कर पाए। उनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि और जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, उनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, उनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी को आर्टिस्टिक एक लिमिटेशन से बियॉन्ड ले जाते थे। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब हम एक लेवल के बाद एनाटॉमिकल स्टडीज करते हैं, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिटेशन के बियॉन्ड जाना ना तो हमारे लिए पॉसिबल होता है, ना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ओके। लेकिन लियोनार्डो दा विंची, क्योंकि उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो किसी चीज़ को बियॉन्ड ले जाते थे, आर्ट के बियॉन्ड ले जाते थे, तो वो जब भी ह्यूमन स्टडी, उनका जो एनाटॉमिकल स्टडी जितना भी उनका हुआ है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि वो उसकी ड्राइंग करते थे या स्टडी करते थे। वो इंसानों के मुर्दों को काट के, उनके दिल को निकाल के, उनकी जो नसें हैं उसको देख देख के, उनकी बॉडी को काट के स्टडी करते थे, और वो बियॉन्ड चले जाता था आर्टिस्टिक अप्रोच के बाहर, ओके, कि आप अब साइंस की तरफ भी जा रहे हो, अब आप डीपली ह्यूमन के पूरे एक एक पुर्जे को देख रहे हो, समझ रहे हो। उनकी जो ये जो बात है ना, तो उनके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को काफी दर्शाती भी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला कि सिर्फ कॉपी कर लेना बेवकूफ़ी होती है, तो वैसे ही आप ये समझो कि आप में से कोई लोग ऐसा मत करने लगना कि आप भी कहीं जा रहे हो और किसी का हाथ पैर काट कर ड्राइंग करने के बारे में सोच रहे हो, ओके। मन तो बहुत करता है होगा किसी को जो एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं। मुझे भी कभी कभी ये फील आता था जब मैंने पहली बार डॉक्यूमेंट्री देखी थी लियोनार्डो दा विंची की, वो दिल ऐसे पकड़े हुए हैं और दिल को स्टडी कर रहे हैं, तो मन तो करता था मैं भी किसी का दिल निकाल लूँ, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है हम सबके लिए। लेकिन वही बोला ना कि कॉपी करना बेवकूफ़ी है, तो उनका ये कैरेक्टरिस्टिक समझो कि किसी चीज़ को वो बियॉन्ड ले जाते थे, अपना एक लिमिटेशन सेट नहीं करते थे कि मुझे यहीं तक सिर्फ पढ़ना है, यहीं तक समझना है, उस चीज़ को बियॉन्ड ले जाते थे। वैसे ही अगर आज हम इन चीज़ को आज के टाइम पे अप्लाई करें, ये टाइम था लियोनार्डो दा विंची का समय, जब वो चीज़ें ये सब करते थे और उनको ये चीज़ें करने में सुकून मिलता था, उसी चीज़ को अगर हम आज अप्लाई करें, आज के टाइम पे अप्लाई करें, तो आज भी हम देखेंगे कि कोई चीज़ को हम कितना बियॉन्ड ले जा पा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट ना करें, कि अगर हम एक सिंपल वीडियो बना रहे हैं, अब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि मैं सिर्फ ये वीडियो को लगा दिया और बना दिया। एक ये भी होता है कि मैंने थोड़ा सा माइक लगाया ताकि थोड़ा सा बेटर
वॉइस आए, थोड़ी सी ये चीज़ें की, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और ट्राई किया, देखा कि कौन कौन सी एडिटिंग हम करवा सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे लेते रहने की जो सोच होती है, अब इसका मतलब ये भी नहीं परफेक्शन एक मिथ है। परफेक्शन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग परफेक्शन में चले जाते हैं कि हम परफेक्ट बना देंगे और उसके वजह से वो चालू ही नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत कर दी, अब थोड़ा और सीखते गए, थोड़ा थोड़ा और चीज़ को बियॉन्ड लेते गए, और चीज़ों को ऐड करते गए कि आर्ट को कर रहे हैं तो आर्ट में ये चीज़ें तो हमने कर दी, एक बेसिक लेवल पे कुछ चीज़ों को समझा। अब उस बेस लेवल पे भी कितनी चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या आर्ट के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या फंडामेंटल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सबको और डीपली समझा। ओके, जब मैं बात करता हूँ बेसिक्स, तो बेसिक्स सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, बेसिक्स के अंदर भी बहुत डीप लेवल की चीज़ें होती हैं। तो एक एक लेयर ऐड होते जाता है, तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने बियॉन्ड तक ले जाएं। तो लियोनार्डो दा विंची की लाइफ से हम ये सीखते हैं कि कोई चीज़ को हम बियॉन्ड भी ले जाते हैं और कितना डीपली उसको स्टडी करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अंदर इनकलकेट करने के लिए, हमें अपने अंदर डेवलप करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे अंदर है या नहीं। अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली आदतों में, अपनी हर एक चीज़ में ये ऑब्जर्व करो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। क्या मैं हर बेकार सवाल में पूछने लग जाती हूँ? क्या मैं हर छोटी छोटी चीज़ में गुस्सा हो जाता हूँ? क्या मैं हर छोटी छोटी बात में डर जाता हूँ कि ये चीज़ कैसे करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं? क्या हर एक स्टेप लेते समय मैं ये सोचता हूँ कि इसमें करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? कितना आप घबराते हो, कितना आप चीज़ों में स्ट्रेस लेते हो, कितना आप सही मायनों में क्यूरियस हो किसी चीज़ को सीखने के प्रति, क्या कोई चीज़ को सीखने के लिए, या क्या आप अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड जा सकते हो? आज तो लोग छोटी-छोटी चीज़ों में डर जाते हैं कि ये सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन ना इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे वो वाले डाँट दिया उन्होंने, मेरा उसको इसने डिमोटिवेट कर दिया। छोटी-मोटी बातों में फँसे रहते हैं। हमारे अंदर ये नहीं रहता कि सीखना है तो सीखना है, जो भी करना पड़े कर देंगे। वो सीखने की इच्छा ही नहीं रहती, और वो चीज़ जब तक नहीं होगी सक्सेसफुली, तो हम कभी कर ही नहीं सकते कुछ काम। तो वो ज़रूरी है समझना। ओके, तो इन सब चीज़ को बियॉन्ड जाके हमें काम करना पड़ेगा, और ये पॉइंट्स कुछ थे जो लियोनार्डो दा विंची की लाइफ से हमें सीखने को मिलते हैं। आई होप कि ये कुछ पॉइंटर्स ने आप सबका भी थोड़ा सा माइंड ओपन किया हो, आप सबको भी सोचने में मजबूर किया हो कि ये पॉइंट्स थे लियोनार्डो दा विंची के लाइफ से निकलते हुए, लेकिन आज की लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं। आप सबको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतनी लंबी वीडियो को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आई होप कि आपने इसको सारी चीज़ों को समझा। इसको कमेंट सेक्शन में कोई लिख भी मत देना कि वहाँ पे मिलेगा, ये तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि लोग इन वीडियोस को, इन ऐसे लेसन्स को ध्यान से और पूरा देखें, ताकि सिर्फ 5-10 मिनट की या छोटे छोटे रील्स देख के अपना ज़िंदगी को टाइम वेस्ट ना करें, एक्चुअल में कोई चीज़ को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ मैंने बोली लिखने के लिए लिखिएगा, जो सवाल हैं वो लिखिएगा, और कौन से आर्टिस्ट के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो आप वो लिखिएगा। ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है फिलॉसफी के ऊपर, वो आप बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव आर्ट, लीव आर्ट।